नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जुड़ी हैं जिन्होंने एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया है और इसके अलावा हेब्रो यूनिवर्सिटी जेरूसलम जो कि इजराइल में शामिल है, इजराइल में स्थित है, वहां से इन्होंने स्कॉलरशिप भी हासिल किया है। इसके अलावा यूपी, राजस्थान और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू देने के साथ साथ इस बार इन्होंने बॉटनी सब्जेक्ट से एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनल एग्जाम क्लियर करते हुए सफलता हासिल की है। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि ये इनकी नज़र आती है कि ये सभी उपलब्धियां इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरा करते हुए पूरा किया है, जो कि एक काबिल तारीफ है। तो ये कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। अगर हम फैमिली जिम्मेदारी को भी ऐड कर दें तो इनके अनुभव को देखते हैं और कुछ जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। जी, आप जानते हैं कि ये जो डिस्कशन होता है इसमें कहने के लिए तो एक सामान्य बातचीत होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। उन्हें इस पर हेल्प मिल सकती है। तो हम अपने डिस्कशन को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेते हैं जिससे कि सभी को मदद मिले। ठीक है। जी सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि रिजल्ट आने के एक दिन पहले और रिजल्ट आने के एक दिन बाद में जो महसूस करने वाली जो कैपेसिटी है, दोनों में क्या अंतर आपको महसूस हुआ? फीलिंग कैसी रही एक दिन पहले और एक दिन बाद में? सर, इंटरव्यू के एक दिन पहले की अगर बात करें तो नहीं बहुत नहीं, ज्यादा रिजल्ट। नर्वसनेस रहती रिजल्ट के है एक उस दिन दिन। पहले और और रिजल्ट के एक दिन बाद। सॉरी, एक्चुअली आपकी आवाज बीच में कट गई थी, इसलिए मुझे लगा जी। शायद आपने इंटरव्यू पूछा है। जी। अ, जी सर। रिजल्ट के एक दिन पहले देखिए, रिजल्ट और इंटरव्यू वो सेम डे आता है एचपीएससी में। जी। वैसे हम्म। जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन शाम को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता हाँ, है। ये लगभग जो तो है एक दिन सभी। पहले तक काफी नर्वसनेस थी, जी, प्लीज कंटिन्यू। बहुत असमंजस की स्थिति थी कि क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ बहुत अच्छा गया था, मेंस इंटरव्यू, लेकिन फिर भी असमंजस था, एक नर्वसनेस थी रिजल्ट के एक दिन पहले। और रिजल्ट के एक दिन बाद बहुत ओवरवेलमिंग था। जी। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है, क्योंकि ये सफलता मुझे बहुत प्रयासों के बाद मिली है। और बहुत ही ज्यादा क्लोज रही हूं मैं कई बार, मतलब परिणाम आते आते ऐसा हुआ कि लास्ट में चीजें छूट गई। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया है। और एक जो होता है ना, वो खुशी अंदर से थी, बट उसको महसूस करने के लिए मेरे पास बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। नींद आई थी आपको रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट आने के बाद? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, तब मैं सो वाकई नहीं पाई थी। वाकई मुझे आपने बहुत यकीन ही नहीं इंतजार हो रहा किया। था, मतलब जी। बहुत अजीब स्थिति। जी। अ, ठीक है, हम अगले प्रश्न को लेते हैं। आपने इससे पहले भी कोई एग्जाम क्लियर किया है? जी सर। जैसा आपने मेंशन भी किया, यूपीएचईएससी का जो रिटन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, वो भी मेरा क्लियर है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी क्लियर है। इससे पहले 2016 और 17 में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज का एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट का एग्जाम मैंने क्लियर किया था, दोनों बार इंटरव्यू फेस किया है। उससे पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर यूपी पीएससी के थ्रू कंडक्ट हुआ था 2014 में, मेरा वो भी क्लियर हुआ था, लेकिन वो इंटरव्यू में मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। 2013 में सर नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है मोहाली में, वहां पे मेरा वेट लिस्टिंग में था, लाइक आई वाज द फर्स्ट वेट लिस्टेड कैंडिडेट देयर ओके। फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। तो ये काफी लंबी जर्नी थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अंततः जो है ये पॉजिटिव के साथ समाप्त हुआ। और आप जैसे बहुत से ऐसे मेधावी कैंडिडेट हैं जो जी। ऐसे पड़ाव पे सिर्फ सफलता नहीं मिलती है तो उनका सारा श्रेय समाप्त कर दिया जाता है, बल्कि
ये एक दिन का जो हेर फेर होता है ना, ये जीवन में बहुत बड़ा एक मोड़ होता है। चलिए हम कुछ और जरूरत की चीजों को देखते हैं, जैसे कि जी बिल्कुल। प्रीलिम्स और मेंस, यानी कि जो एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव जो आंसर राइटिंग है, इसको लेकर के कुछ आपने अलग कुछ प्लानिंग किया था, या जर्नली जो सब लोग करते हैं? सर प्रीलिम्स सबसे पहले आता है तो मेन फोकस शुरू में उसी पे रहता है, क्योंकि अगर आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हालांकि दोनों के लिए जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाई की, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, और उसके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको सभी को बहुत अच्छे से माइंड में रखा। बहुत सारे जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व किए, लगभग हर टॉपिक के 500 से 600 एमसीक्यूज। यूनिट के नहीं बात कर रही हूँ सर, मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ, यूनिट के हम्म। अंदर ईच टॉपिक के। उसके बाद जब मेंस की तैयारी स्टार्ट की, प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद में, और कुछ पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, लिखना स्टार्ट नहीं किया था। तो उस टाइम मेन फोकस था कि जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक को एज अ क्वेश्चन मुझे देखना है और उनका आंसर मुझे लिख के देखना है। तो उस टाइम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि आपको पूरी टेक्स्ट बुक पढ़नी है। उस टाइम पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आप क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हीं के लिए मैंने तैयारी की और उसको लिख के देखा। जी, जैसे अभी हम लोग एक जेडीसी में प्रोग्राम शुरू किए थे कि कम से कम 320 प्रश्न एक कैंडिडेट को लिखना ही लिखना है। आफ्टर दैट कंफर्टेबिलिटी बन जाती है किसी भी डिस्क्रिप्टिव में। तो कभी भी लिखने वाला जो चैलेंज होता है वो एमसीक्यू से थोड़ा सा ज्यादा होता है, हम सब ने देखा है। एक क्वेश्चन अक्सर होता है, कई सारे कैंडिडेट ये चाहते हैं, स्पेशली वीमेन जो घर पे हैं, कि आज के डेट में एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट देना कितना जरूरी है आपकी नजर में? आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं सर? नहीं, एमसीक्यू का नहीं और नहीं, एमसीक्यू एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव का? एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सर एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही देने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि दोनों का अपना सिग्निफिकेंस है। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे यूपी का एग्जाम था वो सिर्फ आपका एमसीक्यू बेस्ड था। इधर हरियाणा का जो एग्जाम था वो एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स था और सब्जेक्टिव था आपका मेंस। हालांकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड हैं, लेकिन जहां पे आपको सब्जेक्टिव लिखना है वहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना हेल्पफुल आप। प्रीलिम्स के लिए भी आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, और सब्जेक्टिव मेंस के लिए आपको लिख के ज्यादा से ज्यादा देखना है। जी, ये बात बिल्कुल सही कहा। मैं खुद भी सभी को कहता हूँ कि आप थोड़ा सा, आपके रेंज में प्रीलिम्स हो सकता है, आप घर पे ज्यादा रिवीजन करके थोड़ा कवर कर सकते हैं, लेकिन मेंस ऐसी चीज होती है कि आप बिना लिखे उसको अचीव नहीं कर सकते। और खैर आज की डेट में भी तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप नहीं कर सकते सर। हाँ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो एक टेस्ट अपना खुद का करने के लिए टेस्ट देना जरूरी है। हम आखिरी वाले स्टेज पे आते हैं प्रीति। बिल्कुल। इंटरव्यू वाले डे पे, इंटरव्यू डे की बात मैं नहीं जी करूंगा, बल्कि इंटरव्यू से ठीक एक दिन पहले से आप स्टार्ट करके और इंटरव्यू फिनिश होने तक की बात बताइए कि कब आप पहुंची। क्योंकि मेन होता है ना कि एक दिन पहले से वो प्रेशर काम करने लगता है कि अच्छा इतने घंटे बाद है, इतना देर सोना है। सोने के लिए भी हम सोच के सोते हैं कि अब सो जाना चाहिए। तो वो कैसे कैसे एक्टिविटी जो है आपके साथ हुई? जी सर। हाँ, कब आप पहुंची और क्या प्रेशर रहा, थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन करें। सर 17 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था, तो जी। मैंने 15 सितंबर तक पढ़ाई की, और 16 सितंबर को मैं पंचकुला के लिए निकल गई। तो मैंने 15 की रात को बिल्कुल अपनी तैयारी को एक एंड दे दिया था कि इसके बाद मुझे बुक्स नहीं उठानी है और बिल्कुल नॉर्मल रहना है। 16 का डे बिल्कुल सिंपल तरीके से बिताना है। हम्म। 16 को मैं यहाँ से निकली, शाम तक मैं पंचकुला पहुंची। वहां पे आराम से मैं रुकी हूँ। दिमाग में इंटरव्यू ही चल रहा था, लेकिन मैंने ना तो फोन में सर
और ना ही किसी टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं देखा कि लास्ट टाइम पे मैं मेरा ये छूट गया है या मेरा वो छूट गया है। हाँ, उससे 2 दिन पहले 15th और 16th में ऑलरेडी बॉटनी के इंटरव्यूज चल रहे थे। तो कुछ एक दो कैंडिडेट से फोन पे मेरी बात हुई कि किस टाइप से वहां क्या माइंडसेट लेकर जाना है। तो बस वही था सर, और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश की कि जो होगा अच्छा होगा, और दिस टाइम आई विल मेक इट। तो मैं खुद को बार बार यही बात दोहरा रही थी कि अब की बार सब अच्छा होगा, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। प्रेशर बहुत था, उस रात भी नींद बहुत अच्छे से नहीं आई, जी। इंटरव्यू से एक रात पहले। और ये था कि बस जल्दी से सुबह हो और वहां पर पहुंचे। फिर सुबह लगभग हाँ। 1.5 घंटा पहले जी, मैं एक इंटरव्यू के मैं लिए वहां रोकना पे चाहूंगा, पहुंची। थोड़ा सा आपको बाहर रोकना वेटिंग के चाहूंगा। लिए हम लोग बैठे थे। प्रीति, रोकना चाहूंगा। एक बात बड़ी अच्छी आपने कहा कि जी सर। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस समय हो सके तो सोशल मीडिया, मोबाइल आप छोड़ दीजिए, स्पेशली यूट्यूब वगैरह, जो कि किसी खास थंबनेल के साथ आपको डरा देते हैं बिल्कुल कि सर। ये नहीं देखा तो फेल हो जाओगे, ये नहीं देखा तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इस तरह का जो डराने धमकाने वाला सीन है, वो आपको लाभ दे या ना दे, एक दिन पहले आपका नुकसान जरूर कर सकता है। तो जी, तो ऐसे में हम अब उस दिन पे आते हैं, जिस दिन आपका इंटरव्यू था। आप उस कहानी को बताएं। इंटरव्यू के लिए मैं पहुंची सर, बाहर हमें वेटिंग के लिए बिठाया गया और जो भी फॉर्मेलिटीज थी सभी पूरी कराई गई। फिर वहां पे जिस पैनल में आपको मेरा हुआ था कि आपको 3rd नंबर के पैनल में जाना है, वहां पे बाहर बिठा दिया गया। जी, चेयरपर्सन का नाम फिर भी बता बारी बारी दें। करके जैसे अंदर बुलाते हैं, आप, बाहर भी यही माइंडसेट था। जी प्रीति, थोड़ा डिटेल के साथ बताएं कि मिस्टर आनंद चेयरपर्सन शर्मा कौन के थे। पैनल में थी मैं। जी। जी, और प्रश्न क्या क्या पूछे गए थे आप उन्हें भी जी बता देंगे प्लीज। बिल्कुल सर। अंदर एंटर किया मैंने, वहां पर 5 लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे, जिसमें से एक एचपीएससी के जो मेंबर थे, जो उस बोर्ड के चेयरपर्सन थे, मिस्टर आनंद कुमार, वो बैठे हुए थे और उनके दोनों तरफ एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। तो मुझसे जो पहला सवाल किया वो मिस्टर आनंद कुमार ने ही किया कि आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है और एमएससी बॉटनी किया है, ऐसा क्यों, आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको एमएससी बॉटनी करना है। तो मैंने उनका जवाब दिया कि मेरा जो पीएचडी है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है, और मैं हमेशा से आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन टू प्लांट्स, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे जाना था। तो मैंने एमएससी बॉटनी किया बाद में, और स्कोप भी एमएससी बॉटनी का बेटर है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगी इस प्लांट साइंसेस के फील्ड में, बॉटनी में आप क्या कंट्रीब्यूशन करेंगी। तो मैंने बताया उनको कि मैं रिसर्च की तरफ, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, उनका रुझान बढ़ाना चाहूंगी अपनी तरफ से। फिर मुझसे पूछा गया, एक फीमेल मेंबर थी वहां पर, उन्होंने पूछा कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई क्या है और वो कहाँ पे स्थित है। मैंने बताया उन्हें कि ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और ये कोलकाता में है, उसका थोड़ा डिटेल उनको बताया। फिर जो उनके राइट साइड पे मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आपने हाइड्रोपोनिक्स का नाम सुना है, एक्वाकल्चर का नाम सुना है। तो मैंने उनको बताया जी मैंने सुना है, और मैंने दोनों के बारे में उनको बताया। हाइड्रोपोनिक्स पे मैंने पीएचडी में भी काम किया था, तो मैंने काफी डिटेल से बताया। एक्वाकल्चर का जितना मुझे मालूम था मैंने सिर्फ उतना बताया। फिर जो नेक्स्ट मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि एनईपी 2020 के बारे में आपको क्या पता है। तो सर आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं एनईपी 2020 पे, तो उनके थ्रू और कुछ और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मुझे जो भी नॉलेज थी एनईपी 2020 के बारे में वो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने पूछा कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में अभी चल रहा है। तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ और डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे एनईपी 2020 पे, वो मैं नहीं बता पाई। और बस मुझे ठीक है, मैंने इंटरव्यू कर दिया। ये डेमो आप, नहीं कराया गया, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि डेमो कराया जाएगा। आपका किस नंबर पे ये इंटरव्यू था, मतलब जितने कैंडिडेट बुलाए गए थे आपका सीरियल नंबर कौन सा था आपके पैनल में। सर 196 कैंडिडेट्स थे वहां पे, सीरियल नंबर फॉलो नहीं हो रहा था क्योंकि 3 बोर्ड थे। तो स्टूडेंट्स, जो ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको जल्दी निकलना था, बहुत दूर के कैंडिडेट्स थे।
जी अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि कितने देर देर बाद आपका नंबर आया। और दूसरी बात ये है कि यदि कोई कैंडिडेट चाहे कि उनका पहले हो जाए तो क्या इस तरह की सुविधा थी? सर कुछ केसेस ऐसे थे कि उनके साथ छोटे बच्चे वहां पर थे, तो उनको कंसीडर किया गया। जब बोर्ड को पता लगा कि बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने उन कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस दी। लेकिन सिर्फ एक या दो केसेस में ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा वो कंसीडर नहीं करते हैं। और मेरा लास्ट डे पे इंटरव्यू था, बिल्कुल 6th या 7th लास्ट कैंडिडेट में थी जिनका इंटरव्यू था। ओके, चलिए, अच्छी बात है। एक जो है, जैसे आपने इंटरव्यू को इतना अच्छे तरीके से टैकल किया। एक कैंडिडेट बार बार सोचते हैं कि आज की डेट में मॉक इंटरव्यू देना कितना जरूरी है, और इसके संबंध में आपने जो गाइडलाइन वगैरह लिया वो कैसा रहा, किस तरह का फायदेमंद रहा आपके लिए, थोड़ा सा आप उन्हें बता पाए तो। सर मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है, और अगर उसको ऑफलाइन लिया जाए तो सबसे ही अच्छा है। मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए बाउंडेशन है आने जाने की। इसलिए मैं ऑफलाइन नहीं ले पाई, ऑनलाइन आपसे ही लिया सर। और वही गाइडेंस मुझे वहां पे काम आई। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ले सकता है तो ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज आर बेस्ट, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट से परिचित हो जाते हैं। आप उस जो क्वेश्चंस जिस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे मॉक इंटरव्यू में, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। आपको सिर्फ वहां पे जाके ऐसा लगेगा कि आप बातचीत कर रहे हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू ने भी काफी हेल्प किया मेरे को, ऑनलाइन मॉक ने। लेकिन ऑफलाइन मॉक में शायद वो जो एनवायरनमेंट था वो काफी अच्छे से सिमुलेट हो पाता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे क्या होता है कि मैं भी सबसे कहता हूँ कि आज से 5 साल पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में जो प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, वो आज की डेट में बहुत हाई हो गया है। और बड़े छोटे छोटे कह सकते हैं शहरों तक जो है ये मॉक की सुविधा पहुंच रही है। तो ऐसे में क्या है कि यदि कोई मॉक करके जाता है और कोई बिना मॉक के जाता है तो थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ेगा। जी प्रीति, और भी दो तीन पॉइंट है जो कि जरूरी है। सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है सर। जी जी जी, बिल्कुल। एक तो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जब वीडियो को देखते हैं या किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं एग्जाम में, तो उनके दिमाग में ये बात पहले आता है कि इन्हें तो बड़ी आसानी से सफलता मिल गई। हम ये जानना चाहते हैं कि कोई आपके जीवन का ऐसा मुश्किल दौर है, कठिन दौर है, जब आपको लगा कि अब मेरे मान का नहीं है एग्जाम, लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा। कभी ऐसा फील हुआ आपको? सर बिल्कुल हुआ। जीवन में बहुत सारे फेजेस ऐसे आए कि लगा हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। लेकिन जहां पे ये गिव अप कर दिया कि अब नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद तो फिर हो ही नहीं पाता है। 2016-17 का जो एग्जाम था एआरएस का, वो जी। बहुत क्लोज से मैं उसमें रही। उसका रिजल्ट 2019 में जाके कंप्लीट हुआ था, और उसके तुरंत बाद कोरोना आ गया। तो वैसे भी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो बहुत कम रह गई। और कोरोना के लगभग 3-4 साल के बीच में कुछ भी ऐसी वैकेंसीज नहीं आई। सीधा उसके बाद 2022 में यूपीएचईएससी का नोटिफिकेशन आया था, जिसका कि एग्जाम काफी डिले होके हुआ। जी। तो 3-4 साल ऐसे थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने फिर से हिम्मत बटोरी और उस ड्यूरेशन में मैं पढ़ती रही। और कुछ नहीं तो सर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी, 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज मैंने पूरे कोरोना के अ, लॉकडाउन में खत्म एक की। एक बात और मैं लगभग सभी एक बात सब्जेक्ट्स की, और मैं क्योंकि जोड़ना मैं चाहूंगा। साइंस की स्टूडेंट थी। जी, एक बात और, जैसे कि आप फैमिली के साथ भी संतुलन जी। बनाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक ऐसा कैंडिडेट जो जिसे जी सिर्फ पढ़ना है और आपसे अगर तुलना करें, तो आपके पास काफी कम समय बचता होगा इसके पढ़ने के लिए। फिर भी आप इतने कम समय में इसको मैनेज किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो समय आप कैसे निकालते थे, किस टाइम दिन भर में जो है वो मिल पाता था? सर, पहली बात तो ये कि मैं खुद को बहुत इस मामले में लकी मानूंगी कि मुझे सपोर्ट बहुत मिला है। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी सपोर्ट किया इसके लिए। जो घर में सहायिका वगैरह है घर के जी। लिए, उनका बंदोबस्त किया ताकि मैं पढ़ सकूं। फिर भी अपने बच्चों को टाइम देना रहता है, तो हम्म। उनके जैसे वो स्कूल गए,
स्कूल का टाइम मैंने फुल यूटिलाइज किया खुद के पढ़ने के लिए। जैसे ही बच्चे सोए वो पूरा टाइम यूटिलाइज किया, क्योंकि ऐसा भी नहीं कर सकते सर कि आप बिल्कुल ही बच्चों को ओवरलुक कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी टाइम मेरे को मिल पाता था, मेरा सिर्फ खाना, सोना और बच्चे, मैंने ये तीन काम किया सर पिछले 2.5-3 साल में। इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं पे घूमना फिरना, कहीं पे कोई भी मुझे ऐसा लगता कि मेरा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, वो चीज मैंने अवॉइड करी है। बिल्कुल। देखिए ये तो मैं जो यही कहना ये, चाहूंगी, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप अपना जो भी आपको, जी कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जो भी आपको समय मिलता है, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हैं, उसका सद बिल्कुल। फोन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फोन है। वो टाइम किल करता है, 5 मिनट के लिए आप लेके बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कहाँ जाता है नहीं पता चलता। सबसे पहले उसके मेरा वॉलपेपर ये था सर, डोंट वेस्ट योर टाइम, जो कि आज भी मेरे फोन पे लगा हुआ है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आप जितना अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे, वो टाइम उतना ज्यादा निखर के फिर बाद में सामने आएगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए आपकी जो ये लाइनें हैं ना कि फिर बच्चों के साथ मैनेज करना, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ या और भी जुड़े लोगों के साथ, इसके बाद टाइम निकाल कर पढ़ लेना, ये उन कैंडिडेट के साथ बिल्कुल एक नसीहत है जो 2 घंटे पढ़ने के बाद ये कहते हैं कि थक गए, अब आज का पूरा हो गया, या आज हमने 3 घंटे पढ़ा, आज 4 घंटे पढ़ा। दरअसल यदि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप बहुत लकी हैं, और आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। एक, बिल्कुल। हाँ, एक और पॉइंट जानना जी चाहेंगे सर। आपसे। जैसे हर कैंडिडेट का होता है एक सपना कि अगर मेरा रिजल्ट ये हो गया तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी। क्या आपने भी कुछ सोचा था कि रिजल्ट हो गया तो मैं ये करूंगी, इस तरह का कुछ सपना? बिल्कुल सर। मैं पिछले 2.5-3 साल से, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कहीं भी घूमने फिरने नहीं गई हूँ, बच्चों जी। को कहीं लेके नहीं गई हूँ। तो मुझे ये था कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है, बच्चों को लेके जाना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके घूमना है। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं मेरी, जो नॉर्मल बुक्स रीड करने की काफी इच्छा रहती है, तो वो बुक्स टेक्स्ट बुक्स के अलावा रीड नहीं कर पाई मैं काफी टाइम से। तो कुछ बुक्स हैं मेरी जो पाइपलाइन में है कि हाँ मुझे ये पढ़नी है, बुक्स अपनी फिनिश करनी है। चलिए, अब उसके लिए जरूर मिलेगा आपको, और अब जो है आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा, तो आप उसको कर लेंगे। एक पॉइंट और है जो कि बहुत जरूरी होता है। दरअसल क्या होता है कि सफल हम अकेले होते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ कहने की है, सिर्फ हमारे ऊपर ही ठप्पा लगा है कि हम सफल हुए हैं, बल्कि इसमें हमारे माता पिता हैं, या हमारे परिवार से और भी जुड़े जो लोग हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड है, वाइफ हैं, या कई ऐसे क्लोज लोग होते हैं जिनका बहुत योगदान होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी जुड़ा है उसका कंट्रीब्यूशन है इस रिजल्ट में, किसी का ज्यादा या किसी का कम। आपके इस बिल्कुल। सफलता में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन आप किसे देना चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा को सर। मेरे मदर फादर ने मुझे शादी से पहले भी, शादी के बाद में भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे बुआ फूफा जी, जो कि मेरे सेकंड पेरेंट्स ही हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि आप सिर्फ पढ़ो, हम आपका साथ देंगे। इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने बहुत किया है। उनकी सपोर्ट के बिना शायद बल ही नहीं था। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे इन लॉज, सभी ने जिस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, मुझे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। कभी किसी ने भी ये बैक पुलिंग नहीं की कि आप नहीं कर पाओगे तो आपको रुक जाना चाहिए। जो मैं करना चाहती थी उसमें हमेशा मेरा साथ दिया, और जिस तरीके से वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, ये आसानी से वो लोग नहीं देते हैं। अपनी कुछ जरूरतें, अपनी कुछ खुशियां, अपने कुछ ऐसे अचीवमेंट वो हम अपने बच्चों को ट्रांसफर करके और फिर उन्हें सफलता के लायक बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पे आज आप उन्हें श्रेय नहीं दे रही हैं, बल्कि जीवन भर आप उनका जो है ये आशीर्वाद मानेंगी
कि जो भी कुछ हैं आप, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। हाँ, एक आखिरी प्रश्न जो है, एक तरह से मैं हम। एक बात और कहना चाहूंगी सर। जी जरूर। जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं या जो भी किसी के हस्बैंड है या वाइफ है वो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं आप उनको पॉजिटिवली सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। आप सफल, अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है आप सफल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई सपने देखे हैं, अपने किसी अपने के लिए सपने देखे हैं, तो उसे पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। ये सिर्फ एक थोड़ा सा फेज होता है जब उनको वो पुश चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, और वो फिर लाइफ लॉन्ग इस चीज को याद रखते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी से पहले, उस टाइम तो खैर कोई भी पेरेंट्स क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका इतना रोल रहा मेरी लाइफ में कि आप जो भी करेंगी हम हर टाइम खड़े हैं, आपको कहीं जाना है, आपके बच्चों को देखना है, हम वहां पे हैं। आप जो भी करना चाहें आप हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। आप सिर्फ हमें फोन करके बताइए कि आपको ये चीज करनी है। कई बार ऐसी लिमिटेशंस होती हैं, पेरेंट्स नहीं कर पाते कुछ चीजें, लेकिन जहां तक संभव है, जहां तक आप कर सकते हैं, अपने बच्चों का साथ दीजिए। चाहे वो आपके पास में रहते हैं चाहे दूर रहते हैं, और पॉजिटिव एनफोर्समेंट कीजिए। जी। एक नॉर्मली होता है, बड़ा नेचुरल फिनोमेना है कि जब रिजल्ट आता है तो माँ बाप को देखते ही अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं, या जो भी हमसे बहुत क्लोज है उसको देख करके। इस तरह का कुछ इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ था उस दिन? बिल्कुल सर, मैं पंचकुला से आ रही थी, रास्ते में थी, जी। और लगभग 7 बजे के करीब, 4 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था और 7 बजे के करीब लिस्ट आ गई। उसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स थे। तो मैंने जब मार्क्स देखे तो उसमें सबके मार्क्स थे। अब ये देखना था कि आपका रैंक कहाँ पे है। अगर आप, मैं जनरल कैंडिडेट थी, 45 सीट्स थी जनरल की, तो इफ अगर आप टॉप 45 में है तो आप सिलेक्टेड हैं, अदरवाइज नहीं है। तो मैं वो देख नहीं पा रही थी। एक होता है कि वो नर्वसनेस है और जी। जो भी उतावलापन है, उसके चलते मैं नहीं देख पा रही थी। तो मैंने मेरी बहन को फोन किया कि तुम चेक करो, लिस्ट आई है। तो उनका मेरे पास फोन आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, ओवरऑल 31 है और जनरल में 24th रैंक है। तो मेरे हाथ कांप रहे थे फोन पे। मैंने अपने फादर को फोन किया सबसे पहले, और मैं सिर्फ रो रही थी सर। तो उन्हें लगा कि मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हुआ है। जी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम रो मत, वापस आ जाओ, रो मत। और उन्होंने कहा कि तुम चुप हो जाओ अभी और ड्राइवर को फोन दो जो कार चला रहा है, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मैं बता ही नहीं पा रही थी उनको कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। फिर मैंने खुद को थोड़ा कंपोज किया जी। और जी। उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो हैरान थे, तो फिर रो क्यों रही हो, सिलेक्शन हो गया है तो रो क्यों रही हो। फिर सेकंड फोन मैंने अपने हस्बैंड को किया, वो तब तक देख चुके थे और वो मुझे फोन ही कर रहे थे कि आपका हो गया है। तो बहुत ओवरवेलमिंग होता है सर, और जितने भी एफर्ट्स दिए वो वर्थ था। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, हर किसी को ये दिन देखने के लिए मिले। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस तरह का, क्योंकि जितने लोग भी थोड़ा सा भी इस स्वाद को चखे हैं ना, मैं मानता हूँ कि आप लाख कोशिश कर लो, रात में नींद नहीं आती है, कब 4 बज जाते हैं कब 5 बज जाते हैं इसका कुछ नहीं पता होता है। और निश्चित तौर पे देखिए कि खुशियाँ जरूरी नहीं कि कुछ मिले, कुछ हम खाए कुछ पिए इनसे मिलता है। कई बार ये अचीवमेंट ऐसा होता है कि हम किसी अपने को देख के भी इतना भावुक हो जाते हैं, और इतनी बड़ी अचीवमेंट हम गिना नहीं पाते हैं कि देखो हमने कर दिखाया। एक आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्योंकि देखिए ये डिस्कशन खत्म होने वाला नहीं है, बहुत सारे पॉइंट आपके पास हैं। हमारे इस कंप्लीट डिस्कशन में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो छूट गया है, जो आप बताना चाहती हैं पूरे अपने लाइफ से या इस एग्जाम से, या कुछ ऐसे क्ल्यू या पॉइंट ईटीसी कुछ भी? सर आपने सभी बहुत अच्छे से कवर किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैसे प्री की तैयारी करनी है, कैसे मेंस करना है, और इंटरव्यू के लिए तो आप है ही अवेलेबल जी। गाइडेंस के लिए।
बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, उनको किसी भी प्रकार का कोई सजेशन चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। वो आपके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो किसी असमंजस की स्थिति में है, तैयारी को लेके, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, या कुछ कुछ फीमेल कैंडिडेट्स जो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ में कि कैसे हम उसको बैलेंस करें अपनी पढ़ाई को, अगर इसके लिए आपको कोई सजेशन चाहिए और आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ, मैं दे सकती हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। और जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी प्रीति। हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ग्रुप भी बनाने वाले हैं, जो लोग सेलेक्टेड हैं। और ये बेसिकली किसी उस तरह का हम वे नहीं रखेंगे, इसमें सिर्फ वेलफेयर पॉइंट रखा जाएगा। और वेलफेयर ऐसा नहीं कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली करें, ये जरूरी नहीं है। एक मोरल सपोर्ट होता है जो कि हम लोगों को समझा सकते हैं, किसी तरह का मीटिंग हम रख सकते हैं जिसमें जो भी नीडी पर्सन है वो जुड़ करके हमसे बातचीत कर सके, किसी खास टेक्निकल मैटर पे हमसे पूछ सके कि यहाँ कैसे क्या होता है, क्या चीजें हम टैकल कर सकते हैं, या किसी सोर्स के बारे में, चाहे वो प्रीलिम्स है, मेंस है, या और भी कुछ चीजें जो अभी हम लिस्ट में नहीं रख पा रहे हैं, इससे संबंधित यदि कोई जानकारी लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो निश्चित तौर पर एक नंबर भी हमने इस पे इशू किया है कि लोग इससे जुड़ेंगे और अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। और समय, देखिए मैंने पहले कहा कि हमारे पास इतनी बातचीत है जो खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसे समाप्त करना होगा। और थैंक यू सो मच प्रीति, अपना समय देने के लिए। देखो, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मेरी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए, और आपके जो आपने मेरे साथ बातें साझा की उनके लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।